नमस्कार, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में जो कि मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है, जो मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इलास्टिसिटी का एटॉमिक ओरिजिन क्या है। तो हमने ये जाना था, एक रिलेशन जाना था, स्ट्रेस का रिलेशन जाना था स्ट्रेन से, इलास्टिक मॉडुलस से। और ये हमने रिलेशन पाया था एस नॉट अपॉन आर नॉट, जो कि हमारा इलास्टिक मॉडुलस है, ये हमने बात की थी। एस नॉट जो है हमारा बॉन्ड स्टिफनेस है, और आर नॉट एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में का। और अभी इस पार्ट में हम जानेंगे एक, जब हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन करेंगे तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हम देखेंगे कि जैसे ये मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लॉट किया है, और मटेरियल को मैं स्ट्रेन दे रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रेस प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। और जब मैं उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक बिहेवियर में डिफॉर्म करता हूँ, तो जब मैं स्ट्रेस ड्रॉप करूँगा तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होगा और अपना ओरिजिनल शेप या डायमेंशन प्राप्त करेगा। तो जब मैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बॉन्ड्स हैं ये स्ट्रेच हो रहे हैं। जब मैं उसको फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं, और जब मैं फोर्स रिलीज कर रहा हूँ तो बॉन्ड्स वापस जा रहे हैं और अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं। अगर मेरे बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं तो आर नॉट ये जो वैल्यू है ये भी चेंज होगी, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर ये आर नॉट वैल्यू चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो आपको एक चीज़ इलास्टिक डिफॉर्मेशन में मिलेगी, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि वहाँ पे लैटिस पैरामीटर्स चेंज होंगे मटेरियल के इलास्टिक डिफॉर्मेशन में। अगर लैटिस पैरामीटर चेंज हो रहे हैं तो मेरा लैटिस वॉल्यूम भी चेंज होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं, तो आपका आंसर हाँ होना चाहिए। हाँ, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम चेंज होता है। ये स्मॉल वॉल्यूम चेंज होता है, कितना भी स्मॉल हो, पर थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज वहाँ पे होता ही होता है। यही क्वेश्चन अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में अगर हम पूछेंगे वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं होता है, तो आंसर ना है, और इसका रीज़न हम बाद में देखेंगे। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे मेरे बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं, और जब मैं फोर्स रिलीज कर रहा हूँ तो ये बॉन्ड्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं। जब लैटिस पैरामीटर स्ट्रेच होंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। जैसे मैंने स्ट्रेस की बात की थी इनिशियल स्लाइड्स में या प्रीवियस क्लासेस में, तो हमने स्ट्रेस एक सिंपल जेनरिक वे से डिफाइन किया था। का स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया था फोर्स अपॉन एरिया। एक सिंपल टर्मिनोलॉजी हमने डिफाइन की थी। पर स्ट्रेस का महत्व और स्ट्रेस की जो व्याख्या है वो इतनी सरल है नहीं। क्योंकि जब हम स्ट्रेस देते हैं किसी मटेरियल को, तो पहला क्वेश्चन हमें आना चाहिए कि स्ट्रेस, अगर आप किसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी मटेरियल पे, तो स्ट्रेस सेम होता है थ्रू आउट द बॉडी, यानी जो भी डिफॉर्मिंग बॉडी है उसमें पूरे बॉडी में स्ट्रेस सेम होता है। तो किसी टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे कि स्ट्रेस एक रिस्पॉन्स है मटेरियल का, जो कि हम एक्सटर्नली इम्पोज स्ट्रेन के लिए हम देखते हैं। तो जैसे हमने भी देखा था हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, जैसे अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरा स्ट्रेस वाई एक्सिस पे है और मेरा स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे है। तो स्ट्रेन जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम किसी को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और स्ट्रेस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसी का ही मतलब ये होता है कि जो मेरा स्ट्रेस है ये मटेरियल का रिस्पॉन्स है बाहरी जो स्ट्रेन में इम्पोज कर रहा हूँ मटेरियल पे, उसके लिए, उसके प्रति। या मैं अदर वर्ड्स में ये भी कह सकता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल स्ट्रेन के लिए और अप्लाइड फोर्सेस के लिए। तो स्ट्रेस की व्याख्या करना इतना सरल नहीं है।
पर आज जो हम स्ट्रेस की व्याख्या करते हैं और इस कोर्स में हम जो स्ट्रेस की व्याख्या और स्ट्रेस का महत्व जानेंगे वो कुछ कंट्रीब्यूशन से आया है। तो क्योंकि स्ट्रेस ये जो कंसेप्ट है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मटेरियल का, उसके थ्रू आया है। अगर हम इंटरनल जब बात करेंगे तो हम वहाँ पे प्रोब नहीं कर सकते कि स्ट्रेस क्या है, यानी हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ना कि हमारी आंखें वहाँ पे पहुँच सकती है, जैसे ऑयलर ने पॉइंट आउट किया है। तो ये स्ट्रेस की जो व्याख्या आज हम मॉडर्न साइंस में देखते हैं, इसकी व्याख्या ऑगस्टिन कॉशी ने दी थी। उसके लिए सेंचुरी तक, यानी मुझे लगता है लगभग 3 सेंचुरीज़ यानी 3 शताब्दी तक ये इस क्वेश्चन पे काम हो रहा था कि स्ट्रेस एक क्या है। तो आज की जो व्याख्या है स्ट्रेस की वो ऑगस्टिन कॉशी में दी थी और 1822 से हमने इसको अडॉप्ट किया है। तो हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस जानेंगे, एक पॉइंट पे क्या होता है। तो उसके पहले मैं एक इलास्टिक कांस्टेंट को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो कि पोसॉन्स रेशो है और जिसको हम म्यू से संबोधित करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आप जानते ही है। ये जो पहला कर्व है ये हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये हमारा फ्लो कर्व है जो ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व है। तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट, मान ले ये पॉइंट पे मैं स्ट्रेन निकालने की कोशिश करता हूँ, तो ये पॉइंट के स्ट्रेन को मैं नाम दे देता हूँ एप्सिलॉन टी। ये मान लीजिए मेरा टोटल स्ट्रेन है मटेरियल का इस पॉइंट पे। तो इस स्ट्रेन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं इस स्ट्रेन को लिख सकता हूँ कि इस पॉइंट पे 2 कंट्रीब्यूशन होने चाहिए, एक इलास्टिक स्ट्रेन का और एक प्लास्टिक स्ट्रेन का। तो अभी मैं इलास्टिक स्ट्रेन कैसे निकालूंगा? तो मुझे ये रिलेशन पता है स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ यंग्स मॉडुलस से, विच इज़ आपका ये एक मटेरियल कांस्टेंट है। तो अगर ये रिलेशन पता है तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये अगर इलास्टिक मॉडुलस पता है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा जो जिसका स्लोप इलास्टिक मॉडुलस होना चाहिए, और या ये जो लीनियर रीजन है इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा और जो स्ट्रेन एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे, उस पॉइंट पे मैं मान लूँगा ये जो रिकवरी स्ट्रेन है ये मेरा इलास्टिक स्ट्रेन है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें इस पॉइंट पे निकालना है कि टोटल स्ट्रेन क्या है, ये हमारा एक्सरसाइज है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है लीनियर रीजन से, या जिसका स्लोप इलास्टिक मॉडुलस है, इस पॉइंट से जो गुजर रही है और जो स्ट्रेन एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। ये जो स्ट्रेन मेरा रिकवर होगा ये मेरा होगा इलास्टिक स्ट्रेन, और रिमेनिंग जो स्ट्रेन रहेगा, ये जो स्ट्रेन रहेगा ये मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन रहेगा। तो इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं, जैसे ये मेरा मटेरियल है, यहाँ तक मैंने डिफॉर्म किया है इस स्ट्रेन तक एप्सिलॉन टी तक, और मैंने यहाँ से स्ट्रेस रिलीज कर दिया। तो मेरा रिकवर्ड स्ट्रेन ये होगा इलास्टिक स्ट्रेन, इतना अमाउंट, और ये जो रहेगा मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन रहेगा। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्ट्रेस यहाँ पे 0 भी आ गया तो भी मटेरियल में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है, और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन का मेजर जो है ये मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन है। तो एक एक्सरसाइज मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको एक प्लास्टिक स्ट्रेन निकालना है ये पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए, यानी फ्लो कर्व आप मान लीजिए, इस फ्लो कर्व के लिए आपको एक प्लास्टिक स्ट्रेन निकालना है और आपको एक प्लॉट करना है स्ट्रेस वर्सेस प्लास्टिक स्ट्रेन। यहाँ पे हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन प्लॉट किया, ये टोटल स्ट्रेन है मटेरियल का, पर अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं स्ट्रेस वर्सेस प्लास्टिक स्ट्रेन प्लॉट करता हूँ तो मुझे किस तरह से प्लॉट मिलना चाहिए, ये आपका एक्सरसाइज है। तो अभी हम एक इलास्टिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, पोसॉन्स रेशो। तो उसको डिफाइन करने के लिए मान लेते हैं कि ये एक मेंबर है मेरे पास, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिफाइन कर लेता हूँ इस तरह से x z और y, x y और z, और मान लेते हैं कि इस x डायरेक्शन में मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और
एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि मटेरियल इलोंगेट होगा, जैसे इस तरह से इलोंगेट हो गया। तो मान लीजिए मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं ये ऊपर से अगर देख रहा हूँ इस डायरेक्शन से, तो ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये मटेरियल इलोंगेट हो गया, तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेन मिलेगा एक्स डायरेक्शन में, और ये जो क्रॉस सेक्शन है आप देखेंगे ये डिक्रीज हो गया है। जैसे मटेरियल इलोंगेट हो रहा है, हमने देखा कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा। तो हम देखेंगे कि जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन से ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये डिक्रीज होगा। तो इस स्ट्रेन को जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो एक्स डायरेक्शन के स्ट्रेन को हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। और अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक है, हम ये मान के चलते हैं अगर आइसोट्रोपिक है, तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो जो स्ट्रेन मिलेगा वो समान होना चाहिए। तो इस स्ट्रेन को हम कहेंगे ट्रांसवर्स स्ट्रेन। क्योंकि ट्रांसफर इसलिए कहेंगे कि ये ट्रांसवर्स स्ट्रेन, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो हमारा टेंसाइल एक्सिस है, ये इस एरिया को परपेंडिकुलर है, इसलिए इस स्ट्रेन को हम कहेंगे ट्रांसवर्स स्ट्रेन। और जो टेंसाइल एक्सिस के अलोंग जो है उसको हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको लैटरल स्ट्रेन भी कहा जाता है। तो एक कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं जो कि इन दोनों स्ट्रेन्स को रिलेट करते हैं। जैसे ट्रांसवर्स स्ट्रेन को लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन से हम रिलेट करते हैं और उसको कहते हैं हम पोसॉन्स रेशो। तो पोसॉन्स रेशो इस तरह से डिफाइन होता है, निगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन का रेशो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन से। ये जो मेरा ट्रांसवर्स स्ट्रेन है उसका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन से क्या रेशो है, उस रेशो को हम कहते हैं पोसॉन्स रेशो। और एक इलास्टिक कांस्टेंट है। इसका महत्व हम जानेंगे जैसे जैसे हम इस कोर्स में बढ़ेंगे। तो ये निगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये जो स्ट्रेन है, ये जब हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन करते हैं तो लेंथ तो इंक्रीज हो रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो डिक्रीज हो रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये स्ट्रेन निगेटिव आएगा। और ये ट्रांसफर स्ट्रेन अगर निगेटिव आ रहा है और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा पॉजिटिव आएगा टेंसाइल डिफॉर्मेशन में, तो ये रेशियो हम पॉजिटिव चाहते हैं मेटल्स और अलॉयज के लिए, इसलिए हम ये निगेटिव साइन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये पोसॉन्स रेशो बहुत सारे मटेरियल्स के लिए, मोस्टली मेटल्स अलॉयज सिरामिक्स के लिए 0 से 0.5 के बीच में वेरी करता है। तो ये एक कांस्टेंट हो गया हमारा इलास्टिक कांस्टेंट। इसको बहुत सारे लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, जैसे पॉइसन कहते हैं, पर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका है पोसॉन। तो आपसे अनुरोध है कि आप जब भी ये इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो है, उसको हम पोसॉन ही कहेंगे। तो अभी चलते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। वहाँ से हमने शुरुआत की थी कि एक पॉइंट पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मान लेते हैं एक हमारे पास एक मेंबर है और जिसको मैंने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है और एक इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एक जस्ट फोर्स अप्लाई किया है। तो हम मान लेते हैं इस बॉडी को हम इस 2 भाग में डिवाइड कर देते, काट देते इस प्लेन से। तो हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम निकाल सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम अगर ऊपर वाली पार्ट का हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये बैलेंस करना चाहिए इस फोर्स से, क्योंकि हमने कहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जस्ट हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे इस पार्ट में भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे हमने एक प्लेन कंसिडर किया है, ये वाला प्लेन हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हम मान सकते हैं क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो बॉडी में जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को पूरक होने चाहिए, तभी अगर ये इम्बैलेंस्ड है फोर्सेस तो मटेरियल में डिफॉर्मेशन होगा, मटेरियल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, हमारा मेंबर जो है इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे तो हमने स्ट्रेस कैसे डिफाइन किया था पहले, तो एक पॉइंट पे हम स्ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, स्ट्रेस यहाँ पे चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन एरिया। तो इसको मान लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे इस बॉडी पे,
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं लिख लेता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है मेरा डेल्टा ए, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फोर्स चेंज अगर एक्सपीरियंस कर रहा है मेरा मटेरियल तो एक डेल्टा एफ है। यहाँ का स्ट्रेस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा है, ये सिंपल डेफिनेशन से हमने जाना। फिर इसको हम थोड़ा और एक्यूरेट कर सकते हैं, जैसे स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये एरिया इज टेंडिंग टू ज़ीरो, तो यानी एरिया घट रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, यानी ये एरिया जाके मिलेगा एक पॉइंट पे। तो हम इस तरह से स्ट्रेस को अभी डिफाइन कर रहे हैं। तो एक हो गया हमारा थोड़ा और रिगरस मैथमेटिकल डेफिनेशन स्ट्रेस का एक किसी भी पॉइंट पे। पर ये तो यूनिफॉर्म बॉडी थी, अगर हमारे पास ऐसी बॉडी है तो क्या होगा, जैसे हमने इसको फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, तो इस यहाँ पे मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट है, यहाँ पे A1 होगा, यहाँ पे A2 होगा, और मैं देख रहा हूँ कि इस ज्योमेट्री से कि A नॉट मेरा एरिया बड़ा है A2 की तुलना में। तो स्ट्रेस यहाँ पे A नॉट पे क्या एक्सपीरियंस होगा मटेरियल का, तो यहाँ पे मैं सिग्मा नॉट डिफाइन करूँगा, ये फोर्स है मेरा यहाँ पे बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A नॉट। सिग्मा 2 पे होगा फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A2, तो ये होगा सिग्मा 2 इज इक्वल टू एफ अपॉन A2। तो मैं जनरल केस ऐसे लिख सकता हूँ कि कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया जब मैं इस बॉडी में लूँगा तो ये इस तरह से डिफाइन होगा, फोर्स अपॉन वो बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं जान सकता हूँ कि ये बॉडी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, जिसका शेप यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसमें मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस वेरी हो रहा है हर पॉइंट पे, जहाँ पे मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है वहाँ पे मेरा एरिया अलग रहेगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जैसे मेरा एरिया अगर कम है तो स्ट्रेस एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए आप जानेंगे कि हमने टेंसाइल टेस्ट जब किया था, तब मैंने बात की थी कि हमारा टेंसाइल शेप सैंपल जो डॉग बोन शेप है, तो मैंने बोला था कि गेज पॉइंट्स में स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कि स्ट्रेस का कोई वेरिएशन हो, स्ट्रेस चेंज ना हो इस पॉइंट। तो इसलिए हम क्रॉस सेक्शन एरिया एक यूनिफॉर्म रखते हैं और सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया इस गेज लेंथ में ही रहता है। तो यही रीज़न था कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमारा चेंज हो सकता है कि हम अगर हमारा शेप या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है तो एक जनरल केस लेते हैं अभी। ये तो हमने डिफाइन किया कि हमारे पास दो सिंपल केसेस है। अगर जनरल केस है, बॉडी है आर्बिट्री शेप की और उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, पर ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, F1 F2 F3 F4 F5 ये फोर्सेस लग रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में और इन वजह से ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो एक मान लेते एक पॉइंट O है मेरा इस बॉडी पे और एक प्लेन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट O से जाने वाला। तो मैं अगर इस बॉडी का FBD निकालता हूँ, अपर पार्ट का अगर FBD निकालता हूँ तो मैं इस तरह से कुछ लिख पाऊँगा। और मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे FBD निकालना है तो मैं इन फोर्सेस का F3 F4 F5 इनका एक रिजल्टेंट फोर्स जो मैं अप्लाई करूँगा उस फोर्स को मैं कहता हूँ ट्रैक्शन फोर्स, जो इस सरफेस एरिया पे एक्ट हो रहा है और इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है। तो ये बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में है। तो ये ट्रैक्शन फोर्स इसलिए मुझे ज़रूरी है क्योंकि मेरा बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। तो मैं अगर FBD निकाल रहा हूँ ऊपर के पार्ट का तो मुझे ये फोर्सेस को रिप्लेस करना पड़ेगा एक रिजल्टेंट फोर्स से जो मेरी इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखे। तो इक्विलिब्रियम जब मैं बात करता हूँ तो ये दो कंडीशंस में अप्लाई करता हूँ, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी ज़ीरो और समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स टू बी ज़ीरो, यानी दो सारे फोर्सेस का समेशन शून्य होना चाहिए और सारे मोमेंट्स का समेशन शून्य होना चाहिए। तो जब मैं FBD ड्रॉ करता हूँ तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा हूँ अभी, तो ये फोर्स यानी इक्विलिब्रियम क्यों मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारा एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए और हमारा बॉडी रोटेट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे हैं अभी इस कंडीशन में जब जो मेरा बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए। तो अगर हम फिर से देखेंगे इस FBD को
तो ये एक मेरा प्लेन मैंने ड्रॉ किया था, इस पॉइंट ओ से जा रहा है, और अगर मैं मान लूँ एक दूसरा प्लेन इस पॉइंट से जा रहा है, तो अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखना है तो मुझे एक रिजल्टेंट ट्रैक्शन फोर्स फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा जो इन दोनों फोर्सेस का को बैलेंस कर सके, जो मैं एफ ट्रैक्शन के थ्रू आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो मैं ये जान सकता हूँ कि मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस चेंज हो रहा है। तो अगर मैं एफ ट्रैक्शन के लिए अगर स्ट्रेस निकालूंगा तो मुझे सिग्मा जो मैंने लिखा था डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, ओके, और यहाँ पे भी मैं लिमिट लिख सकता हूँ डेल्टा ए टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे मेरा ट्रैक्शन फोर्स इस केस में चेंज हो रहा है, डेल्टा F2 हो रहा है, और ये भी चेंज हो रहा है। तो मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो प्लेन में इंटरेस्टेड प्लेन जो हूँ उसके वजह से चेंज हो रहा है। तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स जा सकते हैं, तो मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस एक किसी भी पॉइंट में कैसे डिफाइन करूँगा। या दूसरी चीज़ हो सकती है कि अगर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले ऐसे लिख लिए और कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने चेंज किए तो मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस उसमें भी चेंज हो सकता है। तो स्ट्रेस चेंज होता है मेरा रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस के वजह से या मेरे प्लेन का ओरिएंटेशन की वजह से। तो हम ऐसे ही किसी यानी स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऐसे ही डिफाइन नहीं करते किसी भी आर्बिट्री प्लेन पे, या हम फोर्स जब एक्ट कर रहे हैं उस प्लेन को हम उसको डिकम्पोज करते हैं दो कंपोनेंट्स में। तो हम जानेंगे, जैसे मेरा एक प्लेन है, इस यहाँ पे एक प्लेन है और एक मेरा फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे किसी भी, अगर ये सरफेस का नॉर्मल है तो, और ये फोर्स एंगल अल्फा बना रहा है, तो हम इस तरह से उसको डिफाइन नहीं करते इस ट्रैक्शन को। हम चाहते हैं कि इस फोर्स को रिजॉल्व करें दो केसेस में, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, और इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे इस प्लेन में। तो हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा इस फोर्स का और एक कंपोनेंट होगा जो इस प्लेन में रहेगा, इन प्लेन कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट को, इस ट्रैक्शन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को हम दो इससे डिफाइन करेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द कट सरफेस और एक पैरेलल टू द कट सरफेस। तो इसको हम जानेंगे, और इस स्लाइड में स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए एक मेरा एक एरिया है डेल्टा है और एक पॉइंट ओ है, और यहाँ पे मैंने मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर लिए एक्स वाई और जेड। तो सहजता के लिए मैं जेड जो मानूंगा, ये जो सरफेस नॉर्मल है इस सरफेस का, उसी डायरेक्शन में मेरा जेड एक्सिस है, और एक्स और वाई प्लेन है ये मेरे इस सरफेस से इस सरफेस में है, और एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस सरफेस पे डेल्टा एफ। और मुझे अगर एंगल पता है जेड डायरेक्शन का और इस डेल्टा एफ का, तो इस फोर्स को मैं डिकम्पोज कर सकता हूँ दो कंपोनेंट्स में, एक इस प्लेन को परपेंडिकुलर कंपोनेंट में और एक इस प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट में, या इस प्लेन में जो एक्ट हो रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है ये मिलेगा मुझे डेल्टा एफ कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है जो इस प्लेन में आ रहा है ये मेरा हो जाएगा डेल्टा एफ साइन थीटा। तो अगर मुझे ये एंगल भी पता है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालूँ स्ट्रेस का, अगर हम स्ट्रेस का डेफिनेशन निकालें तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरा आएगा लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ कॉस थीटा अपॉन डेल्टा ए। ये जो हो गया मेरा परपेंडिकुलर स्ट्रेस इस सरफेस को परपेंडिकुलर। अगर मुझे एंगल फाई पता है, वाई एक्सिस से मेक कर रहा है, तो इस स्ट्रेस कंपोनेंट को या फोर्स कंपोनेंट को मैं और डिवाइड करूंगा एक्स और वाई डायरेक्शन में इस तरह से, और ये जो कंपोनेंट आएंगे मेरा डेल्टा एफ साइन थीटा साइन फाई
डेल्टा एफ साइन थीटा कॉस फाई। तो मेरे पास दो स्ट्रेस आने चाहिए और ये दो स्ट्रेस आएंगे जो कि इस सरफेस को पैरेलल है। अभी अगर ये देखेंगे दो कंपोनेंट्स, ये फोर्स के कंपोनेंट्स ये पैरेलल है इस सरफेस को, या इस सरफेस में ही है। तो ये जो पहला कंपोनेंट है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ साइन थीटा कॉस फाई अपॉन डेल्टा ए। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, उसको मैं लिखूँगा ये स्ट्रेस लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ साइन थीटा साइन फाई अपॉन डेल्टा ए। तो मेरे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जो परपेंडिकुलर है इस सरफेस को और एक कंपोनेंट है जो पैरेलल है इस सरफेस को। ये जो पैरेलल है उसमें मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, एक एक्स एक्सिस को पैरेलल, एक वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको मैं कहता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये नॉर्मल है इस सरफेस एरिया को। और जो पैरेलल कंपोनेंट्स है उसको मैं कहता हूँ शेयर स्ट्रेसेस। तो मैं एक फोर्स से, अगर एक फोर्स या अट्रैक्शन जो भी एक्ट कर रहा है मेरे सरफेस पे, उससे मुझे तीन स्ट्रेसेस मिल रहे हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस है और दो शेयर स्ट्रेसेस है। तो शेयर स्ट्रेसेस अभी आपको पता होंगे कि शेयर स्ट्रेसेस पैरेलल टू सरफेस रहते हैं और नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू सरफेस रहते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस हम जानेंगे, ये हमारे मटेरियल को कॉम्प्रेस या एक्सटेंड करते हैं, और शेयर स्ट्रेस हमारे मटेरियल को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो डिस्टॉर्शन क्या होता है, जैसे एक मेरा ये सरफेस एक कंपोनेंट है और यहाँ पे मेरे शेयर स्ट्रेसेस है, ये शेयर स्ट्रेसेस की सिंबल है, हम देखेंगे इसको और जानकारी लेंगे। पर ये जब डिस्टॉर्ट करेंगे तो ये मटेरियल को इस तरह से डिस्टॉर्ट करेंगे, तो मेरा मटेरियल इस तरह से, यानी पहले स्क्वायर था अभी एक ऐसे रोम्बस हो गया है। तो हमारे पास अभी नॉर्मल स्ट्रेसेस है और शेयर स्ट्रेसेस है। तो हमने जाना इस वीडियो में कि नॉर्मल स्ट्रेसेस यानी कोई भी फोर्स को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, कोई भी सरफेस है उसको उस तरह से रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक नॉर्मल स्ट्रेस में और दो शेयर स्ट्रेसेस। तो अभी भी हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो डेल्टा है अगर मेरा चेंज हो रहा है, यानी मेरा ओरिएंटेशन प्लेन का चेंज हो रहा है, तो फिर मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस चेंज होगा। और या मैंने एक मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर लिया तो मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस फिर से चेंज होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस दूसरे पॉइंट यानी एक किसी पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए और क्या चीज़ें और क्या चीज़ों की आवश्यकता है, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।